नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2014 के पहले 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, राजनीतिक लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत, राजनीतिक लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच, ये बातें एक सपने जैसी थीं। अपवाद के रूप में ज़रूर कुछ मामले होते थे, जैसे सुखराम का हिमाचल प्रदेश में या बिहार में लालू प्रसाद यादव का। उसके अलावा आम तौर पर एक समझौता था सभी पार्टियों में कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर चुप रहेंगे, खासतौर से परिवार का भ्रष्टाचार हो तो और ज़्यादा चुप रहेंगे। ये परंपरा, ये नियम या जो कुछ कह लीजिए, ये साठगांठ, ये सब टूट गई 2014 में। संजय राउत राज्यसभा के सदस्य हैं शिवसेना के, बड़ी मुश्किल में, थोड़ी बहुत नहीं। पहले उनकी जो हुंकार थी, गर्जना थी, गरज थी, अब जो है, पहले जो है झल्लाहट में बदली, फिर झुंझलाहट में बदली, फिर अब जो है खिसियाहट में बदल गई। ईडी ने मंगलवार को संजय राउत और उनके परिवार के 8 प्लॉट, ज़मीन के 8 प्लॉट और दादर में, मुंबई के दादर में एक फ्लैट जब्त कर लिया। किस लिए? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और ये मामला क्या है? 1034 करोड़ के जो है लैंड स्कैम के मामले में है। एक पात्रा चौल थी मुंबई में, उसका रीडेवलपमेंट होना था। उसके 672 या 674 लोग रहते थे, 672 या 74, उन लोगों को फ्लैट बना के देना था। उसके अलावा 3000 फ्लैट जो है वो माडा को, जो है महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाकर देना था, बिल्डर को। ये 47 एकड़ की ज़मीन थी। उसके अलावा वो ज़मीन वो कमर्शियली बाकी जो बचता उसमें बेच सकता था। उसने क्या किया, सबकी ये पॉलिटिकल साठगांठ से किया कि इन जो चौल के लोग थे उनके लिए फ्लैट बनाने के बाद सारी ज़मीन दूसरे बिल्डर्स को बेच दी। वो मामला। उसके अलावा जो पीएमसी बैंक का घोटाला था, उसमें भी एक अभियुक्त जो है प्रवीण राउत, उसकी पत्नी और संजय राउत की पत्नी के बीच जो है फाइनेंशियल लेन देन के सबूत मिले हैं ईडी को। तो ईडी ने ये प्रॉपर्टी जब्त की। उसके बाद संजय राउत बोले कि मैं डरता नहीं हूँ, किसी से डरूंगा नहीं, मैं शिव सैनिक हूँ, बाला साहब ठाकरे का फॉलोअर हूँ, और मुझे गोली मार दे, जेल भेज दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। फ़र्क इसलिए भी ज़्यादा पड़ रहा, अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि ईडी ने कितना जब्त कर लिया। सवाल मेरी नज़र में ये है कि इनके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से। महाराष्ट्र का जो अलीबाग है, मुंबई के पास ही है, वो पॉश इलाका माना जाता है। वहाँ जितने फिल्म स्टार हैं उनमें से ज़्यादातर के जो फार्म हाउस है वो अलीबाग में ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए उस इलाके के महत्व का और उस इलाके की लैंड प्राइस का। और आपको पता है कि इस तरह की जो ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 2 का पैसा चलता है। दाम कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है, रजिस्ट्री कम पर होती है। ये खेल बहुत आम है और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो तो निश्चित रूप से है। तो संजय राउत और उनका परिवार बड़े संकट में फंसने वाला है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे पहले जो फरवरी में, इसी साल फरवरी में प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कितनी तेज़ी से काम कर रहा है। तो चार्जशीट फाइल हो गई है, तो उसके बाद अब चार्जेस फ्रेम होने की स्थिति आ रही है। उसके बाद मुकदमा चलेगा और फैसला आएगा, उसमें जितना भी समय लगे। लेकिन सबसे बाकी एजेंसियों की तुलना में जो ईडी का केस होता है वो पुख्ता होता है अगर मनी ट्रेल मिल जाती है। इन मामलों में ऐसा अभी तक जो सामने आया है उससे लग रहा है कि मनी ट्रेल मिल गई है। तो इसलिए इन लोगों का जेल जाना लगभग तय सा लग रहा है। हालांकि मुकदमा है, क्या होगा, कितने सबूत पेश करती है ईडी, इस पर निर्भर करेगा बहुत कुछ। लेकिन इतना तो तय है कि इनके काले कारनामे बाहर आ रहे हैं।
लोगों को जो शक था, लोगों को जो पता था, उसकी पुष्टि हो रही है और जांच एजेंसी द्वारा हो रही है। ये जो हल्ला मच रहा है कि सरकार गिराने के लिए, सरकार अस्थिर करने के लिए, फलाने के लिए, हम कहते हैं कि मान लीजिए एक सरकार को अस्थिर करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए हो रहा है, लेकिन ये संपत्ति कहाँ से आई ये तो बताइए। कौन सा बिजनेस करते थे, कौन सा ऐसा आपके पास कारखाना है जिसकी इतनी आमदनी होती है कि आप इस तरह का आपका रहन सहन है, उसके अलावा इतनी बड़ी संपत्ति आपने जो है अर्जित कर ली है। और ये जो जब्त की गई है, ये निश्चित रूप से ये केवल इतनी ही संपत्ति नहीं है, और भी संपत्तियां हैं। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और मामला खुल सकता है। तो इसलिए इन लोगों को, चाहे अनिल देशमुख हो और चाहे नवाब मलिक हो, चाहे संजय राउत हो या उनके करीबी हों, या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले साहब हों, उन सब के मामले में जांच एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत नहीं। पॉलिटिकल वेंडेटा में मेरे हिसाब से जो है वो एक फ्रिंज बेनिफिट की तरह है। असली मकसद है जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करना, जो दोषी है उनको जेल तक पहुंचाना, सज़ा दिलाना। तो ये जो गंभीरता है, दो तरह से होते हैं इस तरह के केस। ये बात सही है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए होता है, लेकिन वो पता चल जाता है कि सिर्फ जो है डराने के लिए, धमकाने के लिए हो रहा है या सचमुच सज़ा दिलाने के लिए हो रहा है। तो ये मामला जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सज़ा दिलाने के लिए हो रहा है। तो शिवसेना में, एनसीपी में, कांग्रेस में इस समय बड़ी हलचल है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाहर भी है, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सरकार किसी पार्टी की रही हो, सभी पार्टियों में एक एका रहता है कि मिलजुल कर काम करेंगे। हम दो, मतलब जैसे बिजनेस पार्टनर होते उस तरह से काम होता था महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में। सबके अपने व्यापार हैं, धंधे हैं, लेकिन सब उन धंधों की आड़ में सबसे ज़्यादा चलता है काला धंधा, सत्ता के दुरुपयोग का धंधा, अपनी जो राजनीतिक शक्ति है उसके बेजा इस्तेमाल का धंधा। ये इस पर जो लगाम लग रही है, तो इनको सज़ा कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, ये एक बात है। बाकी लोगों के लिए जो ऐसा करना चाहते हैं, जिनका ऐसा करने की नीयत है, उनके लिए सबक और चेतावनी है, उनके लिए स्थितियां और मुश्किल हो रही हैं। और एनसीपी के और कई बड़े नेता ऐसे मामलों में फंसने वाले हैं, और उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला है। दूसरी ओर देखिए, नवाब मलिक जेल में है, उनकी जो हिरासत, जो न्यायिक हिरासत, जुडिशल कस्टडी जो है 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। और अनिल देशमुख जांच एजेंसी से भाग रहे हैं। सीबीआई ने सोमवार को कोर्ट में कहा कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने अनिल देशमुख, उसके अलावा सचिन वाजे और उनके दो सहयोगी थे, संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे की कस्टडी मांगी, जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट है। कस्टडी के लिए परमिशन मिल गई। सीबीआई चाहती थी कि इन चारों को दिल्ली ले जाए, एक दूसरे का आमना सामना कराए और जो गवाह हैं उनसे आमना सामना कराए, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली ले जाने की इजाज़त नहीं दी, परमिशन नहीं दी। 11 अप्रैल तक के लिए, 11 अप्रैल तक के लिए कस्टडी जो है वो दे दी इन तीनों की, लेकिन अनिल देशमुख की नहीं मिल पाई अदालत का आदेश होने के बावजूद। कैसे? शनिवार को गुड़ी पाड़वा था, इसलिए जो है जेल से नहीं, अनिल देशमुख जेल में है, कस्टडी लेने के लिए जेल में जाना पड़ता, तो उस दिन नहीं कुछ हुआ। अगले दिन रविवार था। सोमवार को जब सीबीआई वहाँ पहुँची तो जेल अथॉरिटीज़ ने बताया कि वो तो अस्पताल चले गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब ये सबसे अच्छा बहाना है, जितने अपराधी होते हैं इस तरह के, ख़ासतौर से जितने वाइट कॉलर क्राइम के लोग में शामिल लोग होते हैं, उन सब का एक ही बहाना होता है कि अचानक उनके चेस्ट में पेन होने लगता है, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, कुछ ना कुछ होने लगता है और अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो एक तो जेल से बच जाते हैं, दूसरी पुलिस या जुडिशल कस्टडी से बच जाते हैं। तो कुल मिलाकर अनिल देशमुख भाग रहे हैं। 400 करोड़ के भ्रष्टाचार के घोटाले में
उनके खिलाफ जांच हो रही है। और सीबीआई ने जो सोमवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में कहा, वो बहुत चौंकाने वाली बात है और ये आने वाले समय में क्या होने वाला है इसका संकेत भी है। सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, जिनका जिक्र भी ओपन कोर्ट में नहीं किया जा सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये नेक्सस, ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट का ये जो जाल था, ये बड़ा गहरा है। इसका मतलब ये और कहीं तक जा रहा है, कुछ बड़ी मछलियों तक पहुंच रहा है। ये जांच जो सीबीआई और ईडी की है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसके जाल में बड़ी मछलियों के फंसने की संभावना बढ़ गई है। महाराष्ट्र में लगातार कुछ न कुछ हो रहा है। इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज़ हो रही है, जांच तेज़ हो रही है और लोगों के फंसने की संभावना बढ़ती जा रही है। इस बीच में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जो राज ठाकरे हैं, उन्होंने शिवसेना और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर अजान के लिए लाउड स्पीकर का, मस्जिदों से अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा तेज़ लाउड स्पीकर बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ उसी मस्जिद के सामने होगा। और उन्होंने शुरू भी कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया उनके कार्यकर्ताओं को, लेकिन अब उस अभियान में बीजेपी शामिल हो गई। इस बीच मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज ठाकरे की लंबी बात हुई है। ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वो लगातार दलदल में धंसती जा रही है और किसी और की वजह से नहीं। वो भले ही आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार जो है इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। संजय राउत ने भी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी और कहा कि जो है सरकार बदले की भावना से, राजनीतिक बदले की भावना से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कोई जवाब नहीं मिला, मिलना भी नहीं है और कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि जांच सही दिशा में जा रही है। जांच उस ओर जा रही है जहां जिन लोगों ने गलत काम किया है, घोटाला किया है, घपला किया है, आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, इस तरह के स्कैम में शामिल रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो है घेरा कसता जा रहा है। तो महाराष्ट्र में इस समय जो है केवल राजनीतिक मोर्चे पर नहीं, जांच एजेंसियों के मोर्चे पर भी काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और वो डेवलपमेंट जो है वो दोनों आपस में जाकर कहीं जुड़ जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही चिल्ला रहे हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता, खासतौर से शिवसेना और एनसीपी के नेता। दोनों पार्टियों के नेताओं के नाम इन घोटालों में आ रहे हैं, चाहे दाऊद से संबंध हो, आतंकवादियों से संबंध हो। एनसीपी के नेताओं का नाम सबसे आगे है। इसलिए महाराष्ट्र में विधानसभा और उससे पहले होना है लोकसभा का चुनाव, 2024 में ही दोनों होना है। पहले लोकसभा होगा, फिर विधानसभा का चुनाव होगा। उन दोनों चुनावों से पहले राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो नेता हैं, मतलब घटक दल हैं, उनमें अविश्वास बढ़ता जा रहा है। तीनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को संदेह की नज़र से देख रहे हैं। किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। सबको लग रहा है कि दूसरा हमारे साथ जो है धोखा कर रहा है, ठगी कर रहा है। तो ये गठबंधन की बजाय धीरे धीरे लग रहा है कि ये ठग बंधन हो गया है। और ये ठग बंधन कितने दिन चलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये ठग बंधन जब जाएगा नीचे तो सबको लेकर, तीनों पार्टियों को लेकर एक साथ जाएगा नीचे और ज़मीन में बहुत गहरे जाएगा। इसलिए 2019 में बीजेपी की सरकार न बनना एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत बड़े फ़ायदे का सौदा हो गया है। भले ही बीजेपी के नेताओं को जो मुख्यमंत्री, मंत्री और बनना चाहते थे, सत्ता में आना चाहते थे, उनको अफसोस हो, दुख हो रहा हो, लेकिन पार्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो उसके लिए विपक्ष का पूरा मैदान खाली है। और जिस तरह से गठबंधन की पार्टियां और उनके नेता डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, जनता की निगाह में उनकी प्रतिष्ठा
रोज़ बरोज़ घट रही थी, अब मुझे लगता है कि हर घंटे घट रही है। वो जिस तरह से सेंसेक्स उतरता चढ़ता है, तो सेंसेक्स तो उतरता भी है, चढ़ता भी है। इनकी प्रतिष्ठा सिर्फ नीचे जा रही है। तो जैसे सेंसेक्स जो है क्रैश करता है और सबको लेकर नीचे जाता है, वही हालत इस गठबंधन की हो गई है। गठबंधन अगर ठग बंधन हो तो उसका यही हश्र होना चाहिए। हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा होना चाहिए और महाराष्ट्र में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को ये मौका दिया उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर कि एक साथ अपने तीनों विरोधियों को डिस्क्रेडिट कर सके, उनको एक्सपोज कर सके, जनता के सामने उनका रहस्योद्घाटन कर सके, और उसका नतीजा आपको आने वाले 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।